हेलो फ्रेंड, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के लिए मैथ का क्लास। आज हम पढ़ेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी को पढ़ने का शुरुआत हम करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस को बोलते हैं अनुक्रम। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 और आपसे बोलूं को अगला 2 संख्या कौन होगा या अगला 3 संख्या क्या क्या होगा, तो आप आसानी से बता देंगे इसको देखते हुए कि यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 10। अगर मैं ऐसे लिखूं कि 3 5 7 9 11, फिर आपसे पूछूं कि अगला संख्या क्या होगा, तो आप अनुमान लगाएंगे। आप देखेंगे कि इस 3 में 2 ऐड किया हुआ है, फिर 5 में 2 ऐड किया हुआ है, 7 में 2 ऐड किया हुआ है, 9 में 2 ऐड किया हुआ है। सारे के सारे अगला टर्म लाने के लिए पिछले टर्म में 2 ऐड किया हुआ है। तो यहाँ भी 11 में 2 ऐड होके ये हो जाएगा 13, और फिर 13 में 2 ऐड के होके ये हो जाएगा 15। तो ये एक अनुक्रम है, यानी कि एक सीक्वेंस है। तो अनुक्रम पहले आप समझ गए कि अनुक्रम कई संख्याओं को, यहाँ पे बहुत सारे संख्या को, जैसे 1 नंबर में आप देखिए, 2 नंबर में देखिए, बहुत सारे संख्याओं को, कई संख्याओं को एक के बाद लिखने में यदि नियम का पालन हो, जैसे यहाँ पे नियम का पालन हो रहा है, एक में फिर एक जुड़े हैं तो ये 2 आया है, फिर यहाँ पे एक जोड़े हैं तो 3 आया है, यानी एक एक बढ़ते जा रहा है। नियम यही है इसमें, और इसमें नियम है कि प्रत्येक में 2 2 बढ़ते जा रहा है। यानी कि कई संख्याओं को एक के बाद एक लिखने में यदि किसी नियम का पालन हो ताकि अगला संख्या क्या हो इसका अनुमान लगाया जा सके, तो कहते हैं कि ये संख्याएं अनुक्रम में है, यानी कि सीक्वेंस में है। ठीक है, तो आप अपने अभी देखा सीक्वेंस क्या है। अब हम देखेंगे समांतर श्रेणी क्या है। यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म में इसको एपी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको खूब अच्छे से समझिए। देखिए, संख्याओं का अनुक्रम, संख्याओं का अनुक्रम A1, A1 के बाद A2, फिर A3, बीच में कोमा है, फिर अगला A4, A5, A6, A7, इस तरह से डॉट डॉट संख्याओं का अनुक्रम A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 डॉट 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 इस प्रकार हो कि A2 माइनस A1 बराबर हो A3 माइनस A4 बराबर हो A5 माइनस A4 बराबर हो कांस्टेंट या अचर। कांस्टेंट को ही अचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये A2 माइनस A1 ये क्या है? यह है A2 कोई भी पद हो और इसके जस्ट पहले वाले पद को माइनस किया जा रहा है। पद यानी कि टर्म, ये जितना भी सारे हैं ना, ये A1, A2, A3 ये सारा पद है। ये पहला पद है A1, A2 दूसरा पद है, A3 तीसरा पद है, A4 चौथा पद है, A5 पांचवा पद है, A6 छठा पद है, A7 सातवां पद है। इस तरह आगे भी आते जाएगा। तो कोई भी पद और उसमें से जस्ट उसके पहले वाले पद को घटाएंगे तो वो कांस्टेंट आना चाहिए। कहीं भी आप पहुंच जाइए, मान लीजिए A6 पे पहुंच गए तो A6 में से A5 को माइनस करेंगे, यानी कि कोई भी पद हो
और उसके जस्ट पहले वाला पद हो या फिर संख्या आप यहाँ आप बोल सकते, ठीक है। यानी कि कोई भी संख्या माइनस पूर्ववर्ती संख्या बराबर अचर हो, ठीक है। संख्याओं का अनुक्रम A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 इस प्रकार से हो कि कोई संख्या माइनस पूर्ववर्ती संख्या बराबर अचर हो, यानी कि A2 माइनस A1 बराबर हो A3 माइनस यहाँ पे A4 है, A4 माइनस A3 बराबर हो A5 माइनस A4 बराबर एक कांस्टेंट हो, तो इस अनुक्रम को समांतर श्रेणी या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए, मान लेते हैं 5, 9, 13, 17, 20, 24, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी पद ले लीजिए, कोई भी संख्या को ले लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे 17 लेते हैं, तो 17 के जस्ट पहले वाला संख्या यानी कि 17 के जस्ट पूर्ववर्ती संख्या 13 है, तो 13 इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 17 में से 13 गया 4। मान लीजिए 24 लेते हैं, तो 24 के जस्ट पूर्ववर्ती संख्या 20 है, तो यहाँ लिखेंगे 24 माइनस 20, ये भी आ रहा है 4, ठीक है। मान लेते हैं 9 संख्या लेते हैं, 9 माइनस इसके जस्ट पूर्ववर्ती संख्या 5, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 4। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर कोई भी संख्या को उसके पूर्ववर्ती संख्या में से घटाने पर एक अचर प्राप्त हो रहा है, कांस्टेंट अचर, जिस अचर का मान है 4। इस 4 जो प्राप्त हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि 4 ही प्राप्त हो, कोई भी हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, जितना भी जो भी प्राप्त हो, लेकिन ये क्या रहेगा, अचर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे 4 मिल रहा है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 6 मिलता तो ये भी 6 आता, ये भी 6 आता, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। कोई भी संख्या उसके पूर्ववर्ती संख्या को घटाएंगे तो हमको अचर संख्या मिलेगा, अचर पद मिलेगा। तो हम बोलेंगे कि ये जो अनुक्रम दिया हुआ है, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, ये सीक्वेंस मेरा समांतर श्रेणी में है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे देखें हम लोग, ये देखे हैं कि कोई संख्या माइनस पूर्ववर्ती संख्या बराबर अचर, इस अचर को बोला जाता है सर्वांतर या पदांतर, और इसको डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। और कोई संख्या को मान लेते हैं ये है Tn, और इसके जस्ट पहले वाला संख्या हो जाएगा Tn-1 बराबर D। बात समझ में आई? चलिए, अच्छा एक और उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं हम लेते हैं 40, ठीक है। उसके बाद डाल लेते हैं 35, फिर है 30, फिर 25, 20, 15, 10। अब इसको देखना है कि ये जो दिया हुआ है सीक्वेंस, अनुक्रम, ये अनुक्रम क्या समांतर श्रेणी में है? क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है? इसके जांचने के लिए क्या करेंगे कि कोई भी संख्या और इसके जस्ट पहले वाले संख्या को माइनस करेंगे, कोई भी संख्या और इसके जस्ट पहले वाले संख्या को माइनस करेंगे।
तो कोई भी संख्या मान लेते हैं। अच्छा, इसको एक और तरीका से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, छोड़िए, कोई भी संख्या और उसके जस्ट पूर्ववर्ती संख्या का माइनस करके हम लोग देखते हैं। एक बार क्या लेते हैं हम यहाँ पे 35, और 35 के जस्ट पहले वाला संख्या 40 है, तो इसमें से 40 को माइनस करते हैं। कितना आएगा? -5। 40 में से 35 गया -5। फिर यहाँ पे देखिए 35 में से 40 गया -5। फिर कोई संख्या मान लीजिए 30 लेते हैं, इसके जस्ट पहले वाला संख्या 35 है, तो माइनस करेंगे, 30 में से 35 गया -5। फिर कोई संख्या मान लीजिए हम 15 लेते हैं, इसके जस्ट पहले वाला संख्या 20 है, तो 15 माइनस 20 करेंगे तो ये भी -5। तो ये सब बराबर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज मान लेते हैं, ये T1 है, ये T2 है, ये T3, T4, T5, T6, T7। ठीक है, एक और बात आपको मैं बताना भूल गया, ये T1 जो है ना, ये मान लीजिए ये A1 ही है, क्योंकि मैं A1 का उदाहरण दिया, ये A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, ये A6 है, ये A7। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि 35 क्या है? A2, 40 A1 है। A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2। देख लीजिए, A3 माइनस A2, 30 में से 35 गया -5। फिर A4 माइनस A3, ये सब आपस में बराबर है, इसलिए दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। ठीक है, और इसका सर्वांतर क्या होगा, जिसको D से सूचित करते हैं, सर्वांतर D बराबर हो जाएगा -5। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि एक सीक्वेंस है जो कि 40, 35, 30, 25, 20, 15 है। ये क्या है? ये समांतर श्रेणी में है। अगर ऐसा करते हैं कि इस समानांतर श्रेणी को हम ऐसे लिख दें, ये 1 नंबर, 2 नंबर में हम ऐसे लिख दें कि 15, यानी कि सबसे लास्ट वाले को पहले लिख दें, 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, यानी समानांतर श्रेणी के जो पद है उसको हमने उल्टे क्रम में लिख दिया। तो इस प्रकार से जो समांतर श्रेणी प्राप्त होगा, इस प्रकार से लिखने पर, तो इस प्रकार से लिखने पर भी हमें एक समांतर श्रेणी ही प्राप्त होगा। फर्क सिर्फ इतना ये रहेगा कि यहाँ पर सर्वांतर निगेटिव में हो जाएगा, -D हो जाएगा। यहाँ पे सर्वांतर अगर D है तो यहाँ पे सर्वांतर -D हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सर्वांतर कितना आएगा? यहाँ पे सर्वांतर आएगा 35 - 40 -5। यहाँ पे सर्वांतर कितना आएगा? 20 में से 15 गया +5, यानी कि यहाँ पे -5 में था, यहाँ पे +5 में आ गया। ठीक है, यानी कि समांतर श्रेणी के पदों को अगर उल्टे क्रम में लिख देते हैं तो समांतर श्रेणी ही प्राप्त होता है, और सर्वांतर D का मान पहले से निगेटिव हो जाता है। उदाहरण के लिए पहले D का मान -5 था, तो बाद में D का मान निगेटिव में -5 यानी कि प्लस में हो गया है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक पद। व्यापक पद को बोलते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के व्यापक पद को
Tn से सूचित करते हैं, यानी कि nवां टर्म। ठीक है, मान लेते हैं समांतर श्रेणी A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, इस तरह करते करते आगे तक है। बीच में कहीं पे आएगा an+1, इस तरह से करते करते बहुत आगे तक जाएगा। तो इसका व्यापक पद को हम Tn से सूचित करते हैं, और वो यहाँ पे क्या है, An है, nवां पद। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। आगे देखते हैं, अगर व्यापक पद ज्ञात हो, व्यापक पद Tn ज्ञात रहने पर सभी पद को कैसे लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यापक पद Tn बराबर 3n+2 रहने पर समांतर श्रेणी के सभी पदों को लिखे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे व्यापक पद इज इक्वल टू Tn इक्वल टू 3n+2। उसके बाद क्या लिखेंगे कि पहला पद n बराबर 1 के लिए, तो पहला पद जब n को 1 रखेंगे तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 1+2। इस n की जगह पे 1 रख दिए, 3 एकम 3 2 5। दूसरा पद n बराबर 2 के लिए तो T2 हो जाएगा, तो इस n की जगह पर 2 रखेंगे तो 3 × 2 + 2, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पद n बराबर 3 रखने पे तो T3 बराबर हो जाएगा 3 × इस n की जगह पर हम 3 रख देंगे तो 3 3 9 और 2 11 हो जाएगा। तो इस तरह से n बराबर 4 रखने पर चौथा पद मिल जाएगा, T4 बराबर 3 × n की जगह पर 4 रख दीजिए, 4 12 तो 14। तो समांतर श्रेणी क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा 5 8 11 14। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसलिए समांतर श्रेणी होगा T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट डॉट, T1 का मान लिखते हैं 5 8 11 14 डॉट डॉट डॉट, मैंने आगे इस तरह से होगा, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब इसी तरह से आपको क्वेश्चन देगा कि जब प्रथम पद प्राप्त हो, प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात रहने पर समांतर श्रेणी को लिखे। तब कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि अगर आपको प्रथम पद दे दिया गया है, मान लेते हैं क्वेश्चन आपको इस तरह से रहा है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद T1 बराबर 2 हो और
सर्वांतर D बराबर 4 हो तो समांतर श्रेणी लिखे। समांतर श्रेणी को ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? लिखेंगे T1 इक्वल टू 2, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देंगे यहाँ पे T1 इक्वल टू 2 और D बराबर 4। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। देखिए T2 माइनस T1 बराबर D होता था सर्वांतर, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो D प्लस T1, ठीक है ना। उसी तरह से T3 माइनस T2 बराबर D दिया है, तो T3 बराबर क्या हो जाएगा, D प्लस T2। यानी कि अगर हमको तीसरा पद निकालना हो तो दूसरा पद में सर्वांतर को ऐड कर देंगे, अगर दूसरा पद निकालना हो तो पहला पद में सर्वांतर को ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर पहला पद दिया हो, पहला पद प्राप्त हो और सर्वांतर प्राप्त हो तो दूसरा पद प्राप्त करने के लिए पहले पद में सर्वांतर को ऐड कर देंगे। तीसरा पद प्राप्त करने के लिए दूसरे पद में सर्वांतर को ऐड कर देंगे। चौथा पद प्राप्त करने के लिए तीसरे पद में सर्वांतर को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे T2 निकालने के लिए T1 प्लस D होगा, तो T2 क्या है, 2 है, प्रथम पद 2 है, सर्वांतर 4 है, तो 2 4 6 हो जाएगा। तीसरा पद निकालने के लिए दूसरा पद 6 है, इसमें हम सर्वांतर 4 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10। चौथा पद निकालने के लिए तीसरा पद में जो कि 10 है, इसमें सर्वांतर जो 4 है उसको ऐड कर देंगे, 14 आ जाएगा। पांचवा पद ज्ञात करने के लिए चौथा पद में डिस्क्रिमिनेंट को जोड़ेंगे, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि सर्वांतर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हमने D लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे T4 14 है, इसमें हम सर्वांतर को ऐड कर देंगे 4, ये हो जाएगा 18। तो हमने समांतर श्रेणी का सारा पद ज्ञात कर लिया। वो समांतर श्रेणी का सारा पद क्या है, पहला पद 2, फिर है 6, कुछ गलत है क्या, ठीक है, 2 है, 6 है, फिर 10 है, यहाँ से 10 है, फिर 14 है, फिर 18 है, फिर इस तरह से आगे चला जाएगा। यही मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक तरह से और आपके पास क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन ये रहेगा कि प्रथम पद दिया हो, प्रथम पद दिया हो और सर्वांतर ज्ञात रहे, प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात रहने पर व्यापक पद निकालना हो, व्यापक पद निकाले। ठीक है, प्रथम पद यानी कि T1 दिया हुआ हो, सर्वांतर यानी कि D दिया हुआ हो, तो हमको व्यापक पद Tn निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो मान लेते हैं कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि जो समांतर श्रेणी है वो है T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, इस तरह से करते करते Tn-2, Tn-1 एंड Tn, nवां पद, यानी n पद का ये समांतर श्रेणी है। लास्ट वाला पद n, उसके जस्ट पहले वाला पद Tn-1, सॉरी, लास्ट वाला पद Tn, उसके जस्ट पहले वाला पद Tn-1, उसके जस्ट पहले वाला पद Tn-2। इस तरह करते 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 यहाँ पे 8वां पद, 7वां पद, 6ठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, इस तरह से हमको मान लेते हैं कि ये समांतर श्रेणी है। तो हम लोग जानते हैं
समांतर श्रेणी में दूसरा पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो डी आएगा। सर्वांतर तीसरा पद में से दूसरे को माइनस करेंगे तो भी डी। चौथा में से तीसरे को माइनस करेंगे तो भी डी। इस तरह से आगे चलते जाएगा और लास्ट वाला पद में से उसके जस्ट पहले वाले पद को माइनस करेंगे तो भी डी आएगा। ठीक है, और लास्ट वाले का ये जो है इसमें से इसके जस्ट पहले वाले पद को माइनस करेंगे तब भी डी आएगा। यानी कि टी एन माइनस वन में से माइनस करेंगे टी एन माइनस टू तब भी डी आएगा। यहाँ पे बीच में बहुत सारा पद है। ठीक है, डॉट डॉट दे दिया। अच्छा, ये मान लेते हैं 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। इस तरह करते करते लास्ट वाला कितना नंबर होगा, यहीं पे थोड़ा बच्चे लोग फंसता है। ये ध्यान दीजिए, ये T2 माइनस T1, यहाँ पे T2 माइनस T1 है, ये वाला 1 है ना, तो ये पहला समीकरण। यहाँ पे देखिए ये दूसरा है, T2 है, माइनस में T2 है तो दूसरा समीकरण। ये माइनस में यहाँ पे T3 है तो तीसरा समीकरण। तो ये माइनस में n माइनस 1 है तो ये n माइनस 1वां समीकरण होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस सबको ऐड करेंगे। सबको अगर हम ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे T2 प्लस में है, यहाँ T2 माइनस में है, कट गया। T4 प्लस में है तो यहाँ पे यहाँ पे T3 प्लस में है तो यहाँ T3 माइनस में है, कट जाएगा। यहाँ पे T4 प्लस में है तो इसके बाद यहाँ पे T4 माइनस में जरूर आया होगा, कट जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे Tn माइनस 1 माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है जिसको अभी मैं काट रहा हूँ, और यहाँ पे Tn माइनस 1 प्लस में है, माइनस में है, ये कट गया। यानी कि यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में, कट गया। उसी तरह से Tn माइनस 2 यहाँ माइनस में है, इसके ऊपर जस्ट यहाँ प्लस में आया होगा, उससे ये कट जाएगा। बच जाएगा क्या, बच जाएगा केवल ये माइनस T1 और यहाँ पे बच जाएगा Tn। यानी कि Tn माइनस T1 ये आएगा, क्या आएगा, इस सबको ऐड करेंगे। यहाँ पे D, यहाँ भी D, D, D प्लस करते 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 कितना बार D आएगा, n माइनस 1 बार, n माइनस 1 बार D आएगा, इसको ऐड करेंगे। यानी कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ। यानी कि Tn माइनस T1 बराबर है n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से Tn निकालेंगे तो आएगा n माइनस 1 इंटू डी प्लस T1। ये माइनस आके इधर प्लस आ गया, इसको अच्छे से सजा के लिखेंगे तो T1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn। यही तो Tn है आपका nth टर्म, यानी कि व्यापक पद। यानी पहला पद अगर ज्ञात है और सर्वांतर ज्ञात है तो व्यापक पद निकालने के लिए Tn बराबर होगा पहला पद प्लस n माइनस 1 इंटू सर्वांतर। ठीक है, क्या हमको मिला, व्यापक पद बराबर पहला पद प्लस n माइनस 1 इंटू सर्वांतर। ये कि बहुत शानदार ये क्वेश्चन है, बहुत शानदार ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यानी इसको nवां पद बराबर प्रथम पद प्लस n माइनस 1 इंटू सर्वांतर। आज समझ में आ गई। क्वेश्चन में अगर आपको दिया जाए कि T1 बराबर 6 है और D इज इक्वल टू माइनस 4 है तो आपको बोला जाएगा कि Tn निकाले। यहाँ पे बोला जाएगा कि Tn बराबर क्या होगा, तो Tn बराबर क्या होगा, T1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T1 का मान 6 है, 6 लिख देंगे, n माइनस 1, डी का मान माइनस 4 है, लिख देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे, 6, ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, Tn बराबर है, ये देखिए 6 माइनस ये 4n इसमें हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस है बाहर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और 4 से गुना होगा तो ये 4 हो जाएगा। 6 4 10, 10 माइनस 4n, यही हो जाएगा व्यापक पद।
इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यदि समांतर श्रेणी चलिए यदि यदि अनुक्रम का व्यापक पद दिया हुआ हो, ये बार बार मैं अनुक्रम कह रहा हूं तो इसको समझिए सीक्वेंस। यदि सीक्वेंस का व्यापक पद दिया हुआ है यानी कि Tn दिया हुआ है, तब इस सीक्वेंस यानी इस अनुक्रम का समांतर श्रेणी में होने का जांच कैसे करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन इस तरह से देगा कि व्यापक पद Tn बराबर (3n-2) हो, तब n बराबर 1 2 3 4 पर प्राप्त अनुक्रम या सीक्वेंस समांतर श्रेणी में होगा, इसकी जांच करें। होगा दिखाएं। क्वेश्चन अच्छा से पढ़िए, देखिए व्यापक पद Tn बराबर 3n-2 है, तब n बराबर 1 2 3 4 पर प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी में होगा, इसको दिखाए। तो ये कैसे बनाएंगे आप देखिए। सॉल्यूशन दूसरे पेज पे बना देता हूं। सॉल्यूशन लिखेंगे व्यापक पद Tn इक्वल टू 3n-2। अब n बराबर 1 के लिए T1 बराबर 3 इंटू 1 - 2, ये हो जाएगा 3 - 2 1। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 - 2 1। n बराबर 2 के लिए T2 बराबर 3 इंटू 2 - 2, 3 गुना 6 - 2 4। n बराबर 3 के लिए T3 बराबर 3 इंटू 3 - 2, 3 3 9 - 2 7। n बराबर 4 के लिए T4 इक्वल टू 3 इंटू 4 - 2, 4 3 12 - 2 10। ठीक है। n बराबर 5 के लिए T5 बराबर 3 इंटू 5 - 2, 5 3 15 - 2 13। अब यहाँ पे लिखेंगे कि T2 - T1 इक्वल टू
T2 माइनस T1 कितना आएगा? T2 4 है और T1 1 है, तो 4 माइनस 1 बराबर 3। T3 माइनस T2, T3 7 है, 7 में से T2 घटाएंगे जो कि 4 है, ये आएगा 3। T4 माइनस T3, T4 10 है, में से T3 घटाएंगे जो कि 7 है, ये भी 3 आया। उसी तरह से T5 में से T4 माइनस करेंगे, T5 13 है, इसमें से हम T4 माइनस करेंगे जो कि 10 है, तो 3 आएगा। तो फिर हम आगे लिखेंगे, यहाँ T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2 बराबर है T4 माइनस T3 बराबर है T5 माइनस T4 बराबर है। इसलिए T1, T2, T3, T4, T5 डॉट 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 समांतर श्रेणी में होगा। समांतर श्रेणी में है, आंसर लिख देंगे। और अच्छा से और आंसर लिख सकते हैं तो T1 की जगह पर यहाँ पे रख देंगे 1, ये T2 4, उसी तरह ये 7, ये 10, 13, इस तरह से लिख देंगे, समांतर श्रेणी में है। हो गया जांच, बिल्कुल आसान है। एक और आपको क्वेश्चन देते हैं, मान लेते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद फिर अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कैसे इसको लिखेंगे, कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए हो और सर्वांतर जो कि डी से सूचित करते हैं वह डी हो, तो पहला पद क्या लिखेंगे, पहला पद T1 बराबर क्या होगा, ए होगा, जो प्रथम पद है वो ए है। दूसरा पद क्या होगा, ए में पहला पद में ऐसे लिखिए T1 प्लस डी, पहला पद में सर्वांतर जोड़ देंगे, पहला पद ए है तो ए में डी जोड़ देंगे। दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद हो जाएगा आपका पहला पद में 2 बार डी जोड़ देंगे। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, ऐसे समझिए। ये जो दूसरा पद है वह पहला पद, ये तीसरा पद होना चाहिए ना, ये जो तीसरा पद है अच्छे से आपको समझा रहा हूं, ठीक है, देखिए ये जो पहला पद होगा वो T1 बराबर ए होगा, दूसरा पद T2 बराबर होगा ए में डी जोड़ देंगे, फिर ये तीसरा पद जो होगा ये दूसरा पद में फिर डी जोड़ेंगे, तो ए प्लस डी है, इसमें और डी जोड़ देंगे तो 2D हो जाएगा। चौथा पद हो जाएगा, तीसरा पद में फिर डी जोड़ेंगे यानी कि सर्वांतर को जोड़ेंगे, तो ए प्लस 3D हो जाएगा। चौथा पद हो गया, पांचवा पद हो जाएगा
चौथा पद में फिर डी जोड़ेंगे, ए प्लस 3d में डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 4d हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ए प्लस 7d, इस तरह आगे बढ़ते चला जाएगा। और ये जो हमको प्राप्त हो रहा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, ये समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी निकालने के लिए अगर पहला पद दिया हुआ है और सर्वांतर दिया हुआ है, तो समांतर श्रेणी निकालने के लिए पहला पद में डी जोड़ेंगे, फिर अगले पद में डी जोड़ते जोड़ते लिखते लिखते हम लोग समांतर श्रेणी को लिख देंगे। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है समांतर माध्य। एरिथमेटिक मीन, ठीक है। इसको कैसे दिखाएंगे हम, देखिए, माना ए, कैपिटल ए और बी समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो जब समांतर श्रेणी में है तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद ये है, पहला पद, दूसरा पद कैपिटल ए है, पहला पद स्मॉल ए है, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद बी माइनस ए। ये कैसे लिखा, मैं समझ में आ रहा है आपको? ये लिखा हूं ऐसे, देखिए, ए है, कैपिटल ए है और बी है, ये आपस में समांतर श्रेणी में है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ठीक है। तो T2 माइनस T1 बराबर होता है T3 माइनस T2 समांतर श्रेणी में। तो वही T2 माइनस T1 यानी कि ए माइनस स्मॉल ए, और ये T3 माइनस T2 यानी बी माइनस कैपिटल ए। उस चीज को मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दिया हूँ। यहाँ पे अगर इस ए को इस साइड लाऊं तो ए प्लस कैपिटल ए हो जाएगा, दोनों ए, और इसको इधर ले जाऊं तो बी प्लस ए हो जाएगा। ये 2a बराबर हो जाएगा, इसको a प्लस बी लिख सकते हैं, तो a बराबर हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ जो कैपिटल ए आया, ये a और b का समांतर माध्य है, a और b का समांतर माध्य। अच्छा, ये समांतर माध्य है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये संख्या रेखा है, इसमें बीच में कैपिटल ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो इन दोनों के बीच में कैपिटल ए है और इसका मान है ए प्लस बी बटा 2। ये बात समझ में आ गई आपको? यानी हमने ये देखा कि जब तीन राशि समानांतर श्रेणी में है तो बीच वाला राशि शेष दो राशि का समांतर माध्य होता है। अब क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ नोट हम लिख लेते हैं यहाँ पे। आपको क्वेश्चन में बहुत सारा चीज दिया हुआ रहेगा कि समांतर श्रेणी में तीन पद हो, तो जब समांतर श्रेणी में क्वेश्चन में समांतर श्रेणी में तीन पद दिया हो, 3 टर्म, तीन पद दिया हो, तब समांतर श्रेणी के तीन पद को मानेंगे क्या क्या? एक मानेंगे अल्फा माइनस बीटा, दूसरे को बीटा और तीसरे को अल्फा प्लस बीटा। तब क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। दूसरा एक केस ये आएगा कि जब समांतर श्रेणी में चार पद दिया हो, तब क्या करेंगे आप? तब आप लेंगे अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा
अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस 3 बीटा। इस चार पद को आपस में लेके क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तीसरा केस है जब समांतर श्रेणी में 5 पद दिया हो, तब पांचों पद को आप कैसे मानेंगे? पहला पद को मानेंगे अल्फा माइनस 2 बीटा, दूसरे को मानेंगे अल्फा माइनस बीटा, तीसरे को मानेंगे अल्फा और चौथे को मानेंगे अल्फा प्लस बीटा और पांचवे को मानेंगे अल्फा प्लस 2 बीटा। इस तरह से मानेंगे आप तो क्वेश्चन आसानी